हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 38। मुन्ना और गौरी के साथ सभी घर पहुंचे। वंश और निशी दोनों ही घर पर नहीं थी और खुशी खुशी में किसी का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया। गौरी बहुत खुश थी कि उसके और मुन्ना के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो गई। बाबा अधिराज जी और अंबिका जी बाबा के कमरे में बैठी मुन्ना के बारे में बात कर रहे थे। काशी, गौरी, रितु और प्रिया काशी के कमरे में थी। मुरारी सारिका और अनु को गौरी और मुन्ना के बारे में बता रहा था कि उसे पहले से इन दोनों पर कैसे शक था। अनु तो बहुत खुश थी उसके सीधे साधे मुन्ना के लिए गौरी जैसी लड़की जो मिल गई थी, जो उसे सुधार भी सकती थी और संभाल भी सकती थी। मुन्ना को शिवम ने बाहर बरामदे में ही रोक लिया और कहा, मुन्ना आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मुन्ना चुपचाप शिवम के पास चला आया। दोनों घर के बाहर बरामदे में खड़े हो गए। शिवम अपने हाथों को बांधे सामने देखता रहा और फिर कुछ देर बाद कहने लगा, तुम सोच रहे होंगे कि हमने तुम्हें और गौरी के रिश्ते के लिए हाँ कैसे कह दी। हम इतने कठोर हैं, अपने 3 बच्चों को हमेशा कायदे कानून में रहने को कहते हैं, उन्हें अच्छा बुरा समझाते रहते हैं, लेकिन आज हमने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा, है ना? नहीं बड़े पापा, ऐसा नहीं है। आपने हमेशा सही फैसला लिया है और हमें आपके किसी भी फैसले पर कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, मुन्ना ने सहजता से कहा। तो शिवम ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर सामने देखते हुए कहने लगा, पता है मुन्ना, पहले हम भी तुम्हारी तरह थे, अपनी दुनिया में खुश। फिर तुम्हारी बड़ी माँ हमारी जिंदगी में आई और उसके बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। हमने उनका बहुत इंतजार किया और वो हमारी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने के बाद आई। आज भी जब हम उस वक्त को याद करते हैं तो घबरा जाते हैं। हम बहुत मजबूत इंसान हैं, लेकिन न जाने क्यों प्यार का नाम सुनते ही हम कमजोर पड़ जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि इसे पाने में हमने बहुत तकलीफ देखी है, बहुत इंतजार किया है, एक ऐसे दर्द से गुजरे हैं जिसकी आज के नौजवान कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम में हमने अक्सर अपना अक्स देखा है मुन्ना। हम नहीं चाहते तुम्हारे हिस्से में वो दर्द, वो इंतजार, वो आंसू आए जो हमने देखे हैं। जिस दर्द से हम गुजर रहे हैं, उस दर्द से हम अपने बच्चों को गुजरने नहीं दे सकते। तुमसे भी कुछ गलतियां हुई है मुन्ना। अनजाने में और जानबूझकर तुमने गौरी का बहुत दिल दुखाया है। जिससे हम प्यार करते हैं ना मुन्ना, वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, बल्कि हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। उसे तकलीफ पहुंचाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे गौरी बहुत पसंद आई, इसलिए नहीं कि वो काशी की दोस्त है या तुम उससे प्यार करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उस बच्ची में किसी को माफ कर देने का बहुत बड़ा गुण है। वो रिश्तों की अहमियत समझती है और ये भी जानती है कि उन्हें कैसे संभालना है। तुम्हें गौरी से माफी मांगनी चाहिए मुन्ना, ना सिर्फ इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम एक मर्द हो और एक सच्चा मर्द वही होता है जो एक औरत की माफी का सम्मान करे, उसकी भावनाओं को समझे। मुन्ना ने सुना तो उसे एहसास हुआ कि वाकई उसने गौरी को बहुत हर्ट किया है। वह शिवम की तरफ पलटा और कहने लगा, हम शर्मिंदा है बड़े पापा, हम चाहकर भी आप जैसे नहीं बन सकते। हमने कुछ गलत फैसले लिए हैं और उनकी वजह से हमने आप सबको हर्ट किया है, लेकिन हमारे इरादे साफ थे। आप सब हमारी फैमिली है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली परेशान हो। हाँ, भले खुद को परेशानी में डाल लो, पीछे से सारिका ने आते हुए कहा। तो शिवम और मुन्ना दोनों ने पलट कर देखा। बड़ी माँ, मुन्ना ने इतना ही कहा कि सारिका ने प्यार से आकर उससे कहा, तुम्हें गौरी से जाकर बात करनी चाहिए। यहां अपने बड़े पापा के साथ रहोगे तो इनकी तरह कठोर हो जाओगे। शिवम ने सुना तो मुस्कुरा उठा और मुन्ना से जाने का इशारा किया। मुन्ना वहां से चला गया तो शिवम एक बार फिर अपने हाथों को बांधकर खड़ा हो गया। सारिका भी उसके बगल में आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शिवम ने कहा, तो अभी आप क्या कह रही थी कि हम कठोर हो गए हैं? हाँ, पर आज आपने जो किया वो देखकर हमें आप पर थोड़ा सा प्यार भी आ रहा है। सारिका ने शिवम की तरफ देखकर शरारत से कहा, हम नहीं चाहते सरू फिर से कोई रांझना अपनी हीर के लिए तरसे। शिवम ने सारिका के चेहरे की तरफ देखकर कहा,
तो सारिका शिवम की तरफ पलटी और कहने लगी, ये बनारस है शिवम जी, देर सवेर हर हीर को अपना रांझना मिल ही जाता है। आज हमारा मन बहुत खुश है। हम हमेशा सोचते थे कि मुन्ना की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसे समझ सके, उसे संभाल सके, उसकी भावनाओं को और मजबूत बना सके, और हमें लगता है वो लड़की गौरी है। शिवम ने सारिका के हाथों को थामते हुए कहा, हाँ, मुन्ना बहुत किस्मत वाला है कि गौरी उसकी जिंदगी में आई। काशी को भी एक अच्छा जीवन साथी मिल चुका। अब बस हमें हमारी लाडली की चिंता है। उसकी किस्मत में कौन लिखी है, महादेवी जाने। सारिका ने कहा, जरू, वंश को देखकर नहीं लगता वो किसी के प्यार में पड़ेगा। उसकी तो अरेंज मैरिज ही होगी, और शायद वंश बाबा का सपना भी पूरा कर दे। शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, पर ये लड़का है कहाँ? सारिका ने कहा, रुको, हम उसे फोन करते हैं, आप अंदर चलिए, हम आते हैं। शिवम ने कहा तो सारिका वहां से चली गई। शिवम ने वंश का नंबर डायल किया, लेकिन वंश का फोन बंद आ रहा था। कुछ देर बाद शिवम अंदर चला आया। वंश निशी को लेकर अपनी बाइक के पास पहुंचा। निशी नीचे उतरी तो वंश ने अपनी कमर पकड़कर मुंह बना लिया, जैसे दिखाना चाह रहा हो कि निशी को उठाने से उसकी कमर अकड़ गई है। लेकिन निशी ने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा, सामने कुछ ही दूर से एक छोटी सी दुकान दिखाई थी। निशी ने खुशी से वंश का हाथ पकड़ा और उसे दुकान की ओर ले गई। उस दुकान पर कचौड़ी और आलू का भरता था। निशी ने वो सब पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन भूख लगी थी तो उसने वंश से कहा। वंश ने एक प्लेट देने को कहा। तुम नहीं खाओगे? निशी ने पूछा। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खाओ, वंश ने कहा और जेब से अपना फोन निकाला तो उसने देखा पानी में गिरने की वजह से फोन के 12 बज चुके हैं। वंश ने फोन वापस जेब में रख लिया। दुकान वाले ने निशी की तरफ प्लेट बढ़ा दी और वापस अपने काम में लग गया। निशी ने देखा प्लेट में 4 गोल छोटी छोटी कचौड़ी थी, साथ में आलू का भरता, एक तरफ हरी चटनी, कुछ प्याज के टुकड़े और 2 हरी मिर्च के टुकड़े। उन्हें देखकर निशी के मुंह में पानी भर आया। उसने खाने के लिए कचौड़ी उठाई और खाया तो पता चला कि वो खस्ता पूरी जैसी थी। निशी को वो सब कुछ फीकी लगी, लेकिन बेचारी क्या करती, उसे खाना पड़ा। आलू के कुछ टुकड़े उठाकर भी सीधे रख लिए, जो कि थोड़े तीखे थे, और उसका मुंह छलने लगा। वंश ने देखा तो उसके हाथ से प्लेट लेकर कहा, इसे ऐसे नहीं खाते, ऐसे खाओगी तो तुम्हें टेस्ट का पता भी नहीं चलेगा। कहकर वंश ने कचौड़ी के बीच में आलू रखे, थोड़ा प्याज और ऊपर से चटनी रखी। उसने कचौड़ी को उठाया और निशी की तरफ बढ़ाकर कहा, लो खाओ। निशी एकटक वंश को देखने लगी। वंश अपने हाथ से उसे खिला रहा था और ऐसा करते हुए वह बहुत ही प्यारा भी लग रहा था। निशी को अपनी ओर दिखता पाकर वंश ने कहा, क्या हुआ, खाओ ना, पक्का ही अच्छा लगेगा। निशी ने वंश के हाथ से खाया। हाँ, इस बार वो सच में टेस्टी था। निशी ने अपने दोनों हाथों से ओके का साइन दिया तो वंश ने उसे कचौड़ी का एक निवाला और खिला दिया, और बाकी बचा टुकड़ा जैसे ही खुद खाने लगा, निशी ने कहा, अरे ये जूठा है। हाँ, तो तुम्हारा जूठा खाने से मैं मर थोड़ी जाऊंगा, चलो ये सब जल्दी से खत्म करो। वंश ने प्लेट वापस निशी को देते हुए कहा तो उसने नजर निशी के होठों पर चली गई, जहां नीचे थोड़ा सा खाना लगा था। वंश ने उंगली से इशारा करके कहा, वो निशी ने अपनी भवें उचकाई, क्योंकि उसके मुंह में खाना भरा था। वंश थोड़ा उसके पास आया और अपने हाथों से उसके होठ के नीचे लगे खाने को हटा दिया। वंश की छुअन से निशी का दिल धड़क उठा। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा करके वंश को देखने लगी। निशी वंश को एकटक देखते जा रही थी। वंश ने उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, इसे जल्दी खत्म करो, फिर घर भी जाना है। वंश की आवाज से निशी की तंद्रा टूटी तो उसने नजरें घुमा ली और प्लेट में रखी कचौड़ियां खत्म करने लगी। पानी में गिरने की वजह से वंश के पर्स भी भीग गए थे और उसमें रखे पैसे भी। हालांकि दुकान वाला उसे जानता था, इसलिए वंश ने अगले दिन देने की बात कही और निशी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। वंश निशी को लेकर घर पहुंचा। वह उसे पीछे वाली साइड ले आया।
हम लोग घर के पीछे क्यों आए हैं? निशी ने बाइक से उतरते हुए कहा। हे भगवान, जितनी बकवास तुम करती हो, काश तुम उतनी स्मार्ट भी होती। अगर दोनों सामने से गए तो घर वालों ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? इसलिए तुम जाओगी बालकनी से ऊपर और मैं जाऊंगा सामने से घर। अब सब क्लियर है? वंश ने पूछा। निशी ने कहा तो वंश ने उसकी बालकनी में जाने में मदद की और फिर खुद बाइक लेकर घर के मेन गेट से अंदर चला गया। शिवम उस वक्त बरामदे में ही था। वंश को देखकर उसने फोन वापस जेब में रख लिया। वंश बाइक साइड में लगाकर बरामदे की तरफ आया तो शिवम को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। शिवम के सामने झूठ बोलने पर वंश अक्सर पकड़ा जो जाता था। तुम कहां रह गए थे वंश? हमने फोन किया, तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। शिवम ने उसकी तरफ आकर कहा। वो पापा, मैं। वंश ने इतना ही कहा कि सारिका फिर बाहर आई और कहा, अरे वंश, आ गए तुम? कहां रह गए थे बेटा? और निशी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ थी क्या? नहीं माँ, वो मेरे साथ कैसे होगी? आपने अंदर ठीक से नहीं देखा होगा, शायद वो घर में ही होनी चाहिए। वंश ने कहा तो सारिका ने वंश और शिवम को अंदर आने को कहा और खुद भी अंदर चली आई। नीचे किसी कमरे में निशी नहीं थी, इसलिए सारिका ऊपर जाने लगी। बालकनी से निशी कमरे में आई और कमरा देखते ही कहा, मैं फिर उस चिरकुट के कमरे में आ गई हूं। निशी बिस्तर की तरफ चली आई। उसे किसी के ऊपर आने की आहट हुई। निशी जल्दी से बिस्तर में जा घुसी और गले तक चद्दर ओढ़ ली ताकि किसी को पता न चले। उसने आंखें मूंद ली और ऐसे दिखाया जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। सारिका अंदर आई और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, ओह, हम तो भूल ही गए थे, निशी तो यहाँ है, शायद यहीं सो गई होगी। सारिका ने कमरे की लाइट बंद की और दरवाजा बंद कर वहां से चली गई। सारिका के जाने के बाद निशी ने चैन की सांस ली। वह उठकर बैठ गई। खिड़की से आते चांद की रोशनी से कमरे में थोड़ा उजाला था। निशी ने कपड़े बदले, लेकिन उसके लिए कपड़े वहां थे ही नहीं और नीचे कपड़े लेने वह जा नहीं सकती थी। उसने वंश के कबर्ड में रखा टी शर्ट ट्राउजर उठाया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। निशी ने शावर लिया और कपड़े पहनकर बाहर चली आई। वंश की टी शर्ट उस पर लूज थी और अच्छी भी लग रही थी। निशी ने शीशे के सामने आकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी। उसकी नजर शीशे पर लिखे उन शब्दों पर गई जो आज उसने सुबह लिखे थे, आई थिंक यू आर क्यूट चिरकुट। निशी उन शब्दों को देखकर मुस्कुरा उठी। उसकी आंखों के सामने घाट वाला सीन आने लगा जब वंश उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। उसे अपनी पीठ पर उठाकर सड़क पर चल रहा था। उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था और फिर अपने हाथ से ही उसके होठ पर लगे खाने को साफ कर रहा था। यह सब किसी खूबसूरत फिल्म की तरह वंश की आंखों के सामने चलने लगा। निशी ने वंश की पहनी टी शर्ट को गर्दन से उठाकर नाक से लगाया और मुस्कुरा उठी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसे ये करना बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद निशी आकर बिस्तर पर लेट गई। वंश अंदर आया, देखा सब घर में ही थे और बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर वंश को बहुत अच्छा लगा। आज उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। वंश आकर कुछ देर अपने नाना नानी के पास बैठ गया। आई बाबा भी वहीं थे। वंश को देखकर अधिराज जी ने कहा, क्यों वंश, काशी और मुन्ना ने तो अपने अपने जीवन साथी खुद चुन लिए, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों नानू, मैं आपको खुश अच्छा नहीं लग रहा क्या? या आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? वंश ने कहा तो सभी हंस पड़े। अरे वंश बिटवा, एक न एक दिन तो सबकी शादी करनी ही है और तुम्हारे लिए तो लड़की हम देखेंगे, बस तुम जो प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना। आई ने कहा तो वंश आकर आई के बगल में बैठा और कहा, मैं काशी और मुन्ना की तरह पागल नहीं हूं, अभी तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। आई हाँ बेटा बिल्कुल, सारिका बता रही थी कि तुम मुंबई जाने वाले हो। अंबिकाशी ने कहा, हाँ नानी माँ, जल्दी ही शूटिंग शुरू होने वाली है ना, इसलिए जाना होगा। एक बार वहां सेटल हो जाऊं, उसके बाद आप सबको मुंबई घुमाऊंगा। आप सब चलेंगे ना? वंश ने खुश होकर कहा, अरे बिल्कुल, हमको तो बहुत ही शौक है घूमने का। आई ने चहकते हुए कहा। कुछ देर बाद वंश उठा और अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा, सारिका ने कहा, वंश। हाँ माँ।
वंश ने कहा। वो तुम्हारे कमरे में निशी सो रही है, तुम नीचे वाले रूम में सो जाओ, सारिका ने कहा तो वंश वापस नीचे चला आया और गेस्ट रूम की तरफ जाने लगा। चलते चलते वंश की नजर काशी के कमरे की तरफ चली गई। वंश ने देखा काशी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही है, तो वह भी अंदर चला आया और गौरी से कहा, वैसे इनके साथ तो तुम हमेशा रहती हो, इस वक्त तुम्हें मुन्ना के साथ होना चाहिए। वैसे वो घर की छत पर है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या सच में? गौरी ने चमकती आंखों से वंश को देखकर कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलो जाओ यहां से, तब तक मैं इनसे बातें कर लेता हूं। तुम्हारे चक्कर में मैंने इन्हें बहुत इग्नोर किया है। वंश ने ऋतुप्रिया के बीच आकर बैठते हुए कहा। आई हैव ए बॉयफ्रेंड, ऋतु ने बड़े ही प्यार से कहा तो वंश ने मुंह बना लिया। उसने उम्मीद भरी नजरों से प्रिया को देखा तो उसने भी कहा, मेरा भी है। वंश उठा और कमरे से बाहर जाते हुए ऊंची आवाज में कहा, हम शरीफ क्या हुए, सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड पैदा हो गए। ऋतु, प्रिया, गौरी और काशी ने सुना तो ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 38। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर।